सो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि हाउ मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्ट्स टोटल यूटिलिटी। अगर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी है तो वो टोटल यूटिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगी, अगर पॉजिटिव है तो कैसे अफेक्ट करेगी, और अगर नेगेटिव है तो कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। इस चैप्टर और इस पार्ट को समझने से पहले आपका वो पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्ट्स टोटल यूटिलिटी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम बोथ, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एंड हाउ मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब है कि सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि पहले ना मार्जिनल यूटिलिटी के पहले ये अज्यूम किया जाता था कि जो अगर किसी प्रोडक्ट किसी कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और अगर किसी की टोटल यूटिलिटी कम है, किसी प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी कम है हमारी रियल लाइफ में, तो उसका प्राइस भी कम होगा। पर हम प्रैक्टिकली हम ये नोटिस करते हैं कि ऐसा कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता। दैट इज अ पैराडॉक्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डायमंड, उसकी टोटल यूटिलिटी एज कंपेयर टू द वाटर इज लेस, बट उसका प्राइस एज कंपेयर टू द वाटर इज मोर। व्हाई इज दैट सो? वाटर की जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, वाटर का जो यूज है हमारी डे टू डे लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, पर उसका प्राइस इज नियर टू जीरो। व्हाई इट इज दैट, यही हम देखेंगे। ठीक है, तो हाउ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये देखते हैं। तो अब जो डायमंड है वो बहुत रेयर है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। ठीक है, हर किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, वो बहुत ऐसे वर्क करती है कि उसकी टोटल यूटिलिटी को कभी भी कम नहीं होने देती, वो उसकी टोटल यूटिलिटी को बढ़ा देती है बहुत ज्यादा। और अगर वाटर की बात करें तो वो अवेलेबल है, बड़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए कोई मारामारी नहीं हो रही है। तो इसीलिए वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐसे काम करती है कि ऐसे अफेक्ट करती है उसकी टोटल यूटिलिटी को कि उसको बहुत जल्दी जीरो कर देती है। इसीलिए वाटर का जो प्राइस है वो नियर टू जीरो है, और जो डायमंड का प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस इज हाउ द मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट सॉल्व दिस पैराडॉक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। आप मार्केट जाते हो कोई प्रोडक्ट को खरीदने, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एक आप प्राइस अपने माइंड में सपोज करके जाते हो कि यहां तक तो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you go in the market and you suppose that for a commodity X you can pay 250। ठीक है, अब आप मार्केट गए, you ask the price और आपको पता लगा कि जो प्राइस है वो क्या है, 200 है। तो the difference between what you supposed and the difference between what you supposed and what was the actual price, यही है कंज्यूमर सरप्लस। तो इस केस में जो 50 है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस है। तो वाई इज दैट सो कि आप एक वैल्यू सपोज करके गए बट उसका एक्चुअल प्राइस कुछ और था, पर आप कुछ ज्यादा सोच के गए कि मैं इतना तो दे ही दूंगा। तो आप वो ज्यादा प्राइस क्यों अपने मन में सोच के गए, यही है यही हमारी प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं हाउ मार्जिनल यूटिलिटी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। अब देखिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आप जो 250 प्राइस सोच के गए दैट वाज ड्यू टू इट्स टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट करता है दैट इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसीलिए जो इसका डिफरेंस है वो जो भी आए दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अब कंज्यूमर सरप्लस के इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना इकोनॉमिक्स को, यही इस चैनल का मोटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्केट जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट है एक्स, उसकी दो क्वांटिटीज को आप बाय करने जा रहे हो। ठीक है, तो यूटिलिटी देखो, फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी कितनी है 5 और सेकंड की कितनी है 4। ठीक है,
अब आप मार्केट गए, द प्राइस दैट यू सपोज्ड इन योर माइंड दैट वाज 9, ओके, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, टोटल यूटिलिटी 9, ये आप सपोज करके गए माइंड में, बट what the actual price was, that was 4, that was 4 on the basis of marginal utility. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, that is 5. so the 5 is the consumer surplus. आप मार्केट में गए, टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के आपने एक प्राइस डेवलप किया, आप इस प्राइस पे बाय, इस प्राइस तक आप दे सकते थे, इस प्राइस को पे कर सकते थे, बट जो एक्चुअल प्राइस था वो क्या था, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज 4, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यू गेट 5, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस के दो लॉज हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों ही लॉज बहुत यूजफुल हैं, आपको पता लगेगा कि व्हाई, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट यूजेज, मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको डिटेल में ग्राफिकली और टेबल के फॉर्म में भी देखेंगे कि व्हाट इज इट, ओके। सो व्हाट इज अ डेफिनेशन, as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of good tends to decrease. समझने की कोशिश करो, आपने एक प्रोडक्ट बाय किया मार्केट से, ठीक है, तो देयर वर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट। अब फर्स्ट यूनिट को आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको वो कुछ मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50। तो सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया, अब वो आपको 50 मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देगा, अब वो आपको 50 से कम मार्जिनल यूटिलिटी देगा, ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल 45। उसके बाद आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, अब वो और कम हो जाएगा, आपने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, अब वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डेफिनेशन दोबारा देखते हैं, एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड increases, the marginal utility of good tends to decrease. So there is a tendency of marginal utility to decrease as we consume more and more units of any product. Very simple. अब इसको और अच्छे से समझते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे, इसका टेबल देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। So there are some exceptions to this law of diminishing marginal utility, ठीक है। देखते हैं कि एक्सेप्शंस ट्रू हैं और नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। अब कुछ चीजें क्यूरियस होती हैं जो रेयर होती हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड, पोस्टल स्टैम्प, सम कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही कूल होते हैं और बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज एक्सेप्शन, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो शायद कम नहीं होगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो इज इट ट्रू? तो सोच के देखिए, एक मिनरल है जो बहुत ही कूल है, बहुत ही रेयर है, पर अगर आपके पास उसकी ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगी तो क्या उसकी जो वो रेयर होने की जो उसकी क्वालिटी है वो वैसे स्टेबल रहेगी? क्या लोगों में उसका क्रेज वैसा ही बना रहेगा? नहीं, क्योंकि अब वो बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल हो चुकी है, वो रेयर नहीं है, अब वो कॉमन बन गई है चीज, तो उसका जो क्रेज है वो कम हो जाएगा, उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन, जस्ट नाम की एक्सेप्शन है। उसके बाद है माइजर्स। माइजर्स मतलब जो लोग बहुत ही माइजर होते हैं और वो खर्चा बहुत कम करते हैं, उनके लिए शायद जो पैसा बचा के रखते हैं, तो शायद उनके लिए जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होती जब आप ज्यादा से ज्यादा आप यूनिट्स कंज्यूम करते हो मनी के, ठीक है। तो इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। वो भी ये भी एक जस्ट एक्सेप्शन, नाम के लिए एक्सेप्शन है, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। उसके बाद गुड बुक और पोएम। इफ यू आर रीडिंग ए गुड बुक और ए गुड पोएम, तो ऐसा माना जाता है कि आप उसको जितना मर्जी पढ़ लीजिए, उसकी जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम नहीं होगी। जितना आप उसको पढ़ोगे एक गुड पोएम को और एक गुड सॉन्ग को, वो आपको उतना अच्छा लगने,
और अच्छा लगने लग जाता है। जितना आप ज्यादा सुनोगे और अच्छा लगेगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे पोएम को उतना और आपको उसके मीनिंग समझ आएंगे और डेप्थ दिखेगी और अच्छी लगेगी। पर एक टाइम के बाद ये उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी, इफ यू कैन नोटिस इट। उसके बाद है ड्रंकर्ड। एक जो देयर इज अ मैन हु लव्स अल्कोहल, वो बहुत ड्रिंक करता है, तो वो जितना मर्जी ड्रिंक कर ले उसका जो मन नहीं भरता है, तो क्या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर अल्कोहल कम नहीं हो रही ज्यादा, अगर वो ज्यादा ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है? ऑब्वियसली हो रही है। एक टाइम पे उसके जो सेंसेस काम करने बंद कर जाएंगे, उसको नेगेटिव इंपैक्ट दिखने लग जाएंगे। दैट इज बिकॉज उसकी जो यूटिलिटी है वो अब कम होने लगी है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगी है। तो दिस एक्सेप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंड द लास्ट वन इज इनिशियल यूनिट्स। तो अगर आप इनिशियल यूनिट्स बहुत कम कंज्यूम करोगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद देयर इज अ लिमिट, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ही होगी। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस दैट आर नॉट एक्सेप्शंस। और आपको ये दिखेगा इस एक्सेप्शंस को देख के, इन एक्सेप्शंस को देख के, कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ह्यूमन नेचर का। आप किसी भी एक्टिविटी को, किसी प्रोडक्ट को उसके ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ही होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन, कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इस लॉ के कारण क्या है, व्हाई दिस लॉ इज सो। तो सबसे पहले कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तो समझने की कोशिश करो, जो आपकी नीड्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। आपकी एक नीड नहीं है लाइफ की। यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू गेट अ जॉब, यू वांट टू हैव अ फैमिली, यू वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप्स। तो आपकी जो नीड्स हैं लाइफ की वो बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक कमोडिटी इज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर डिमांड्स, ठीक है। अगर आप इफ यू आर कंज्यूमिंग वाटर, अगर आप पानी पी रहे हो तो वो आपकी प्यास ही बुझाएगा, वो आपकी भूख नहीं मिटा सकता, ठीक है। सो कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स बिकॉज आपकी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं वो अलग अलग हैं, और एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ एक नीड को सेटिस्फाई करने की है, ठीक है। उसके बाद है सटाइबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। कोई भी जो पर्टिकुलर नीड है, पर्टिकुलर आपकी जो वांट है, वो एक ना एक टाइम पे खत्म हो ही जाएगी। वो एक ना एक टाइम पे यू विल आप उससे सेटिस्फाई हो ही जाओगे। आपकी जो कोई डिमांड है वो एक टाइम पे सेटिस्फाई हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड सेटिस्फाई ही नहीं होगी। तो यू कैन कीप ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक टाइम पे आपकी वांट सेटिस्फाई हो ही जाएगी, देन यू डू नॉट नीड दैट प्रोडक्ट एनी मोर। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक जो प्रोडक्ट है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका नीड है उसको कंज्यूम करते हो, उसके बाद आप उस कमोडिटी को अलग अलग यूजेस पे लगाते हो जो कि आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है। So these are the factors why the law of marginal utility, law of diminishing marginal utility is there. Let's see what is the importance of law of diminishing marginal utility. सबसे पहले है वैरायटी इन प्रोडक्शन। जो मार्केट में आप वैरायटी देखते हो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक कमोडिटी में जो आप उसके डिफरेंट यूनिट्स में वैरायटी देखते हो, अगर वो वैरायटी नहीं होगी तो पीपल विल नॉट बाय डिफरेंट यूनिट्स और मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। वो वैरायटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आप डिफरेंट यूनिट्स बाय करते हो और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होती। उसके बाद पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। वी हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, और पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का सोल्यूशन ये मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कमोडिटी है, उसका फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 5, 4, 3। तो if you are paying 5 rupee price for the first unit, तो अब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 है सेकेंड यूनिट के लिए। नाउ यू कैन नॉट
पे द प्राइस ऑफ 5 फॉर द सेकंड यूनिट बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है। तो आप प्रॉफिट में तभी रहोगे अगर आप जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उतना, जितनी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है किसी प्रोडक्ट के किसी यूनिट से, अगर आप उतना ही प्राइस पे करते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 5 प्राइस पे करोगे तो आप यू आर इन लॉस, क्योंकि आपको उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है, दे रिड्यूस द प्राइस फॉर द सेकंड कमोडिटी, इसीलिए कंज्यूमर बाय करता है सेकंड यूनिट को, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन में कि अगर यू वांट टू, अगर एज अ प्रोड्यूसर आई वांट टू सेल द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माय प्रोडक्ट, तो मुझे उसका प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेच पाऊंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। इसमें ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिच गाय एंड देयर इज अ पुअर गाय। अब पुअर गाय के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इतनी कम नहीं हुई है, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो अभी बहुत कम है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम नहीं हुई है, इसलिए। और ऑन द अदर हैंड फॉर अ रिच गाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज डिक्रीज क्वाइटली, ठीक है। तो पुअर क्लास के लिए, पुअर गाय के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल 500 टैक्स वो दे रहा है किसी अपनी इनकम के लिए, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी कम नहीं हुई है, तो उसके लिए ये सैक्रिफाइस है। बट अगर आप 500 ही रिच गाय से लोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हिज सैलरी उसकी बहुत कम हो चुकी है, तो उसके लिए ये इक्वली सैक्रिफाइस नहीं है दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप उससे 1000 टैक्स लोगे तो जाके वो सेम सैक्रिफाइस फेस कर रहे हैं इस पॉइंट पे दोनों, रिच और पुअर। इसीलिए इट्स ऑल द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, एज योर इनकम इंक्रीजेस आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो आपको ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैज द इंपॉर्टेंस फ्रॉम मार्जिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन इज एडवांटेज टू द कंज्यूमर। नाउ यू आर अ कंज्यूमर, अब आपको ये लॉ कैसे एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये लॉ कह रहा है कि अगर आप किसी क्वांटिटी को, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 and 2, वो आपको उसका फर्स्ट यूनिट आपको मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है 5 एंड द सेकंड यूनिट इज प्रोवाइडिंग यू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4। तो व्हेन यू आर पेइंग द प्राइस, आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। यू ऑल आर कंज्यूमर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाट एडवांटेज दिस लॉ इज प्रोवाइडिंग टू यू, कि अगर आप इसका प्राइस पे कर रहे हो फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, तो यू आर इन प्रॉफिट, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, ठीक है। सेकंड में 3, you are okay, marginal utility is more, price is less, you are in profit. When you are going for third quantity, marginal utility तो कम होगी, अब marginal utility होगी 3 और प्राइस भी आप 3 दे रहे हो। Till this point you were in profit, ठीक है। यहां पे आपकी जो marginal utility और प्राइस सेम है, पर अगर आप अब इसकी marginal utility हो गई 2। Now, if for the fourth unit, if you are paying the price of 3, you are in loss. Your marginal utility that you are getting from that product is less and the price is more. You are paying more price. So, this is how you have advantage. This law explain you how to buy the things so that you stays in profit. Okay, that is the advantage to the consumer. So these were the importance of law of diminishing marginal utility. Now let's see, can we derive demand curve from the marginal utility curve? ठीक है, देखते हैं कि क्या हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में देखा कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आपने जब ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करनी स्टार्ट की तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग गई, ठीक है। दिस ऑल यू गाइज नो। अब
वी नो कि वी फॉर एनी प्रोडक्ट द प्राइस इज इक्वलेंट टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट यूनिट अगर इसको आप यहां पे जाके प्राइस से मिला दें और सेकंड को भी वी नो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर इक्वलेंट, तो अगर इसको यहाँ पे जाके प्राइस 2 से मिला दें और इसको प्राइस 3 से मिला दें क्योंकि ये सेम है, तो क्या हमने डिमांड कर्व को डिराइव कर लिया। फॉर द फर्स्ट यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी का इक्विवेलेंट प्राइस क्या है P1। फॉर द सेकंड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी का इक्विवेलेंट प्राइस क्या है प्राइस 2 एंड फॉर द थर्ड यूनिट P3, ठीक है। तो क्या ये डिमांड कर्व है, क्या ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था, as the price decreases quantity demanded increases और as the price increases the quantity demanded decreases, ठीक है। तो क्या ये डिमांड कर्व है, yes this is demand curve। so we have derived the demand curve from marginal utility curve, ठीक है। तो this is how with the help of law of diminishing marginal utility we derive demand curve। this is also one of the importance of law of diminishing marginal utility। so at last let's see what is the criticism of this law of diminishing marginal utility, ठीक है। सबसे पहले है कार्डिनल मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट्स का क्या मतलब है, हमने देखा था व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स, वी नो 1 0 1 sorry 1 2 3 4 these are the cardinal numbers। अब वी नो कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर्स में, बट दे आर सेइंग दैट कार्डिनल मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल, दिस इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। हमने जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट अज्यूम किया था अजम्पशंस में, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। And third one is every commodity is not independent। We had assumed कि हर commodity is independent of each other, but in this practical world अगर आप एक product को consume कर रहे हो तो वो surely affected होगा अगर आपने किसी और प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। तो उन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। कुछ कमोडिटी और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको हम डिफरेंट यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, उनकी एक ही यूनिट होती है। तो हाउ कैन वी मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटीज, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। And the last one is unrealistic assumptions। There are lot of unrealistic assumptions in this law of diminishing marginal utility। The taste, habit, fashion of people do not remain same। तो अगर आप assumptions पढ़ोगे इस चैप्टर में law of diminishing marginal utility की, तो आपको पता लगेगा कि there are lot of unrealistic assumptions। So this was all about criticism।